आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं जर्मनी में नाजीवाद। जर्मनी जिसका वर्साय की संधि में बहुत ज़्यादा अपमान हुआ था। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो वर्साय की संधि भी थी और इस संधि में जर्मनी को बहुत एक तरह से अपमानित ही किया गया था। बहुत सारे अर्थदंड दिया गया था। कई प्रकार से उनको समझौते में अपने कई क्षेत्र को गंवाना पड़ा था। जर्मनी की अपमानजनक जो संधि हुई थी, इससे जर्मनी की जनता जो है एक तरह से नाराज़ थी। और इसी बीच में जर्मनी में एडोल्फ हिटलर इसके नेतृत्व में नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, जिसको कहा जाता है नाजी पार्टी, इसका गठन हुआ। हिटलर भी प्रथम विश्व युद्ध में एक सैनिक के रूप में भाग लिया था और ये भी जर्मनी की जो अपमान हुई थी वर्साय संधि में, उससे हिटलर भी आहत था। तो 1924 से 1934 के बीच जर्मनी में हिटलर की लोकप्रियता में लगातार वृद्धि होती गई। युवा वर्ग जो है हिटलर की विचारधारा से प्रभावित होने लगे। हिटलर के ओजस्वी भाषण से युवा वर्ग जो है हिटलर की ओर खींचे चले आते थे। और चूँकि जर्मनी की जनता जो है पहले से आहत थी, उसकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा था, तो वो एक ऐसे नेता की तलाश में थे जो इनके आत्मसम्मान को पुनः वापस दिला सके। ऐसे में हिटलर का जब उदय होता है तो सारा युवा वर्ग हिटलर का कहना मानते हैं और हिटलर की जो पार्टी है नाजी पार्टी, इसमें शामिल होते चले जाते हैं। नाजी पार्टी ने ये कहा कि जर्मनी में जो भी हो रहा है इसके लिए यहूदी जिम्मेदार है और यहीं से वो नस्लवाद की शुरुआत करता है। हालांकि जर्मनी में साम्यवादी और समाजवादी पार्टी की भी लोकप्रियता काफ़ी थी। वो रूस की तर्ज पर जर्मनी में सुधार करना चाहता था, लेकिन इनकी तुलना में हिटलर की जो नाजीवादी पार्टी थी ये ज़्यादा लोकप्रिय होते चली गई। जर्मनी में भी चुनाव होता है, लेकिन इस चुनाव में हिटलर को आशातीत सफलता प्राप्त नहीं होती है। लेकिन हिटलर राजनीति करते हुए जो वहाँ के भूस्वामी हैं, उद्योगपति हैं, इनके साथ गठबंधन कर लेता है, इनके साथ समझौता कर लेता है, उनको अपने पक्ष में मिला लेता है। इसी कारण यहाँ पर साम्यवादी दल जो है ये कमज़ोर हो जाता है। ऐसी स्थिति में वामपंथी मतलब हिटलर की बढ़ती ताकत, इसको देख करके 1933 में वहाँ का जो राष्ट्रपति हिंडनबर्ग, ये हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर देता है। चांसलर मतलब वहाँ का शक्तिशाली नेता, वहाँ का शासनाध्यक्ष। नाजी पार्टी जो सत्ता प्राप्त करती है, इसमें इसका प्रचार प्रसार, जिसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिटलर जो है अपने प्रचार प्रसार में 3 बातों को प्रमुखता से रखता है जो जर्मनी की जनता को भा जाती है। 3 बात कौन कौन सी बात? तो पहली बात, हिटलर अपनी जनता से ये कहता है कि मैं सत्ता में आऊँगा या मेरे को सत्ता प्राप्त होगी तो एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करेंगे, जर्मनी को एक शक्तिशाली राज्य बनाएंगे। दूसरा, वर्साय की संधि जो जर्मनी के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, सत्ता संभालते ही उसका अंत कर देंगे, उसका सीधा उल्लंघन कर देंगे। तीसरा, समाज में जो जर्मनी की प्रतिष्ठा खो गई थी तो इसको वापस दिलाने का आश्वासन देता है। हिटलर के इस वादे से वहाँ की जनता जो है हिटलर से प्रभावित हो जाती है और आगे वो
वादा करता है कि जर्मनी में जो बेरोजगारी की समस्या है इसको भी दूर किया जाएगा। विदेशी प्रभाव जहां जर्मनी पर आधिपत्य कर रहे थे वर्साई की संधि के द्वारा, तो इस प्रभाव को भी मुक्त किया जाएगा। और अपने भाषण हिटलर इतना उत्तेजक देता था कि वहाँ की जनता उनके भाषण से खींची चली आती थी। जर्मन नस्ल को हिटलर सर्वश्रेष्ठ बताता था, जर्मन भाषा को, जर्मन राष्ट्र को विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाषा बता करके जर्मनी जनता को अपने पक्ष में कर रहा था। यहूदी लोगों के साथ हिटलर की शुरू से ही घृणा की नीति रही है। जर्मनी की जनता को ये कहता है कि यहूदी लोग ही सारे बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, उद्योग बैंक के मालिक हैं, और जो मूल रूप से जर्मन जाति है इनको इन्हीं के कारण से ही समस्या उत्पन्न हो रही है। जो भी देश में बेरोजगारी आ रही है, आर्थिक तंगी आ रही है, उसके लिए यही यहूदी लोग जिम्मेदार हैं। और इसी बीच में बड़ी संख्या में यहूदियों को पकड़ करके उनके जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं इनको पकड़ करके मार डाला गया। भीड़ के द्वारा उन पर लगातार आक्रमण करने लगे, क्योंकि हिटलर को ये चिंता थी कि ये यहूदी जाति साम्यवादी शासन व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं और नाजी पार्टी के विरोधी हैं। इसलिए यहूदियों को लगातार वो मारना या मरवाना शुरू कर दिया। जैसे ही हिटलर को सत्ता प्राप्त होता है, पहला काम वो ये करता है कि जो लोकतांत्रिक संरचना थी इसको भंग कर देता है। संसद के सारे अधिकार जो है ये हिटलर के पास आ जाते हैं। 1933 में संसद में आग लगती है और इस आग के लिए हिटलर साम्यवादियों को दोषी ठहराता है और साम्यवादी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उसको पकड़ के वो जेल में डलवा देता है, गिरफ्तार कर लेता है या तो फिर मरवा देता है। फरवरी 1933 में संसद में पारित अग्नि अध्यादेश, ये अध्यादेश जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति जारी करते हैं विशेष परिस्थिति में, वैसे यहाँ पर भी अध्यादेश होता है। तो हिटलर अध्यादेश के जरिए सभी नागरिक अधिकार को निलंबित कर देता है और सारे अधिकार हिटलर अपने पास रख लेता है। और जब तक नाजी पार्टी जर्मनी में रहती है तब तक अध्यादेश के जरिए ही हिटलर शासन स्थापित करता है और सारे अधिकार अपने पास ही रखता है। नाजी पार्टी ने या हिटलर ने, हम कह सकते हैं, सारे राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया। केवल नाजी पार्टी के लोग ही कार्य करते थे। जितने भी ट्रेड यूनियन हैं, मजदूर संगठन हैं, इन पर भी पाबंदी लगा दी गई। मीडिया है, सेना है, नगरपालिका, न्यायपालिका है, सब पर नाजी पार्टी का ही अधिकार हो गया। राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। फिर संपूर्ण जर्मनी को संचालित करने के लिए हिटलर ने कई गुप्त संगठन बनाए, जिसमें विशेष सुरक्षा, विशेष निगरानी करने के लिए कई संगठन बनाए, जिसमें SS अपराध नियंत्रण पुलिस, गेस्टापो, गुप्तचर राज्य पुलिस और SD सुरक्षा सेवा, इन सबको बेहिसाब संवैधानिक अधिकार जो है हिटलर के द्वारा दिया गया। ये गुप्त रूप से पता लगाती थी कि कहीं कोई व्यक्ति जो है नाजी पार्टी के खिलाफ या हिटलर के खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है। और यदि कोई ऐसा करते पाया जाता था गुप्तचर के द्वारा, तो उस व्यक्ति को तुरंत या तो मरवा दिया जाता था या गिरफ्तार कर लिया जाता था या तो फिर काला पानी की सज़ा होती थी। तो संपूर्ण जर्मनी का नाजीकरण कर दिया गया और नाजी पार्टी के खिलाफ विचारधारा रखने वाले सभी समूहों का एक तरह से अंत कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। 1933 में यातना शिविर बनाया गया, जहाँ पर बड़ी संख्या में नाजी विरोधियों को रखा गया, लगातार उनको अपमानित किया गया, उनको मार डाला गया। और इसके अलावा 1929 में कम से कम 30,000 लोगों को देशद्रोह के नाम से मृत्युदंड दिया गया।
तो ये तो थी हिटलर की नाजी पार्टी और उसके कार्य। फिर नाजी शासन के अधीन समाज एवं राज्य कैसा था। नाजी शासन के अधीन राज्य जो है, ये राज्य को कुछ अधिकार नहीं था। राज्य में हिटलर ये सर्वश्रेष्ठ अपने आप को समझता था। सारे अधिकार हिटलर के पास थे। जितने भी प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो हिटलर के प्रति जवाबदेह थे। हिटलर का कहना ही उनको मानना पड़ता था। हिटलर के नाम से ही वो प्रतिज्ञा लेती थी। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं इनको नाजी पार्टी का सदस्य बनना होता था। इसी प्रकार से जो न्यायपालिका में न्यायाधीश रहते थे इनको भी नाजी पार्टी का ही सदस्य बनना पड़ता था और न्याय भी वो हिटलर के हिसाब से ही देती थी। हिटलर जो है ये अपने देश की अर्थव्यवस्था को युद्ध अर्थव्यवस्था का नाम देता है। युद्ध अर्थव्यवस्था इसलिए क्योंकि ये अपने देश में बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाता है और ये उद्योग धंधे शस्त्र उद्योग, यानी हिटलर की सोच ये रहती है कि जब आगामी युद्ध होगा तो जिस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका अस्त्र शस्त्र बेचकर व्यापारिक मुनाफा कमा रहा था उसी प्रकार से जर्मनी भी करेगा। इसीलिए वो लगातार शस्त्र उद्योग जो है अपने यहाँ स्थापित करने लगा। सभी श्रमिक दलों पर या इनके हड़ताल करने पर पाबंदी लगा दी गई। सभी श्रमिकों को भी नाजी पार्टी का सदस्य बनाया गया। मजदूर संघ ये इसको नाजी पार्टी का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी दी गई। फिर बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हिटलर ने कई काम भी किए जिससे बेरोजगारी दूर हो सके। इसमें खास करके विशाल सड़क का निर्माण किया, शस्त्र उत्पादन में किया, जिसमें इसके लिए उद्योग धंधे में यहाँ के युवा जो बेरोजगार थे इनको कार्य मिला। फॉक्सवैगन कार का निर्माण किया गया जो युद्ध में उपयोग में आता था या व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में सामान लाने जाने में उपयोग करते थे। तो इन सब प्रयासों से जर्मनी तो महामंदी से उबर पाया, लेकिन औद्योगिकरण का मुख्य ध्येय था युद्ध। युद्ध होता तभी जर्मनी को फायदा होता और यदि युद्ध नहीं होता तो उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती। इसीलिए अपनी अर्थव्यवस्था को युद्ध अर्थव्यवस्था का हिटलर जो है नाम दिया था। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हिटलर महिला और पुरुषों के लिए क्या आदर्श बताया था और यहूदी लोगों के साथ हिटलर का व्यवहार कैसा था।